Students, in this lecture we will study about overcoming resistance to change. In the previous lecture we learnt about the causes of resistance to change. हमने ये पढ़ा कि क्यों जो है एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या इवन सुपीरियर्स भी ऑफिसर्स भी चेंज को रेजिस्ट करते हैं, क्या रीजंस होते हैं. इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस कि कैसे उस रेजिस्टेंस को ओवरकम किया जा सकता है, कौन कौन से मेथड्स हैं या कौन कौन से हमारे पास सॉल्यूशंस हैं उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के. मेनली 3 मेजर्स हैं, इंडिविजुअल लेवल पर, ग्रुप लेवल पर और कुछ अदर मेजर्स हैं. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट एट द इंडिविजुअल लेवल. इंडिविजुअल लेवल पर हम कैसे रेजिस्टेंस को ओवरकम कर सकते हैं. फर्स्ट इज द इन्वॉल्वमेंट. अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को कोई भी चेंज लाते टाइम अगर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर जो है एम्प्लॉयज़ को भी इन्वॉल्व करता है डिसीजन मेकिंग में, तो वो लोग कमिटेड रहेंगे, बिकॉज इन्वॉल्वमेंट लीड्स टू कमिटमेंट एंड दे विल नॉट रेजिस्ट द चेंज. देन देयर इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. एम्प्लॉयज़ जो है चेंज को अपोज इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें उस चेंज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का पता नहीं होता. उन्हें प्रॉपरली एजुकेशन दी जाए, उन्हें प्रॉपरली बताया जाए कि चेंज जो है वो उनके फेवर के लिए है, और जो भी अगर कोई नया मेथड अडॉप्ट किया जा रहा है या नई टेक्निक अडॉप्ट की जा रही है तो उसके बारे में उन एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाए. देन दे विल नॉट अपोज द चेंजेस. देन उसके बाद है कम्युनिकेशन. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि चेंज कई बार इसलिए अपोज किया जाता है क्योंकि जो पर्सन से रिलेटेड चेंज होता है उन्हें इस बारे में कोई खास इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती. तो अगर उन्हें प्रॉपरली कम्युनिकेट किया जाए कि हम क्या प्लान कर रहे हैं, क्या चेंजेस लाने की सोच रहे हैं और वो चेंजेस कैसे लाए जाएंगे, एक प्रॉपर कम्युनिकेशन हो सीनियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में, देन वी कैन ओवरकम द रेजिस्टेंस टू चेंज. Then there is leadership. Leadership is the solution to overcome the resistance to change. ये भी एक सोल्यूशन है कि रेजिस्टेंस टू चेंज को कैसे हमने ओवरकम करना है. अगर एक लीडर जो है चेंज एजेंट जो बन रहा है या जो चेंज ला रहा है, उसको चाहिए कि वो फॉलोअर्स का कॉन्फिडेंस ले, उसके पास फॉलोअर्स का कॉन्फिडेंस हो. एक अच्छा लीडर चेंज को लाने की कोशिश करे, मतलब चेंज एजेंट उस पर्सन को अपॉइंट किया जाए, उस पर्सन को वो चेंज लाने की कोशिश करे जिसकी जिसकी फॉलोअर्स हो वो और जिसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी हो, ताकि वो चेंज को इम्प्लीमेंट कर सके. देन देयर इज प्रेशर. अगर इन सब चीज़ों से काम नहीं बनता तो एक ये भी बात है कि प्रेशर भी दिया जा सकता है सबऑर्डिनेट्स के ऊपर कि अगर वो चेंज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं या नहीं करते तो उन्हें डिसमिस कर दिया जाएगा या ट्रांसफ़र कर दी जाएगी या उनकी प्रमोशन पर बैन लग जाएगा. मीन्स किसी तरीके से उन्हें प्रेशराइज करके जो है वो चेंज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है और रेजिस्टेंस टू चेंज को ओवरकम किया जा सकता है. हालांकि ये मेथड तभी यूज़ किया जाता है जब इन्वॉल्वमेंट, एजुकेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप से चेंज को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है. देन उसके बाद है इकोनॉमिक सिक्योरिटी. एक चेंज को रेजिस्ट करने का एक सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि एम्प्लॉयज़ को लगता है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट जा सकती है या जो है वो इकोनॉमिकली हमें लॉस हो सकता है. लेकिन अगर उन्हें ये एश्योर कर दिया जाए कि बिकॉज ऑफ दिस चेंज उनको कोई भी इकोनॉमिक जो है वो लॉस नहीं होगा, इकोनॉमिकली उन्हें वो चेंज जो है वो हार्म नहीं करेगा, सो दे विल नॉट अपोज द चेंज एंड जो रेजिस्टेंस आ रहा है चेंज के प्रति उसे ओवरकम किया जा सकता है. ग्रुप लेवल पे हम क्या क्या जो है वो सॉल्यूशंस कर सकते हैं. नेगोशिएशंस. नेगोशिएशंस जो है वो ग्रुप ऑफ मेंबर्स अगर कोई विरोध कर रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं, तो उनके साथ नेगोशिएट किया जा सकता है, उनसे उनके साथ बातचीत की जा सकती है कि क्या रीजन है वाई दे आर अपोजिंग द चेंज. तो उनके साथ बैठकर बात की जा सकती है. ट्रेड यूनियंस के साथ, खासतौर पे ट्रेड यूनियंस के साथ ये मेथड अडॉप्ट किया जाता है, तो उन्हें कन्विंस किया जा सकता है कि दिस चेंज इज फॉर योर बेनिफिट एंड फिर वो चेंज को अपोज शायद ना करें, तो उन्हें कन्विंस किया जाए, उनके साथ नेगोशिएट किया जाए. देन ग्रुप कॉन्टैक्ट.
In order to end the possibility of opposition to change, consultations can be had with a group. ग्रुप के साथ कंसल्टेशंस की जा सकते हैं, मीन्स एक व्यक्ति विशेष के साथ ना होकर ग्रुप के साथ, जो भी ग्रुप हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कई फॉर्मल ग्रुप्स होते हैं और कई इनफॉर्मल ग्रुप्स भी होते हैं, उन्हें कांटेक्ट करके, उनसे बातचीत करके या उनके लीडर से बातचीत करके जो है वो रेजिस्टेंस को ओवरकम किया जा सकता है। लिए जा सकते हैं। सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हमने पढ़ा था कि कई बार चेंज को इसलिए अपोज किया जाता है कि रिसोर्सेज नहीं है या रिसोर्सेज कम है। तो अगर रिसोर्सेज का प्रॉपर अरेंजमेंट हो जाए तो भी रेजिस्टेंस टू चेंज जो है वो ओवरकम किया जा सकता है। देन उसके बाद है मैनेजमेंट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट, मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ चेंज, सॉरी, मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ चेंज। हमने ये पढ़ा था कि चेंज लाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ती है, अगर हम उसको प्रॉपरली मैनेज करें तो भी हम जो है वो रेजिस्टेंस टू चेंज को ओवरकम कर सकते हैं। देन उसके बाद है प्रॉपर टाइम ऑफ चेंज, चेंज की टाइमिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए, मीन्स जब चेंज की ज़रूरत हो, जब ऑर्गेनाइजेशन में सब स्मूथ चल रहा हो तभी चेंज को लाना चाहिए। अगर ऑर्गेनाइजेशन में पहले से कोई स्ट्राइक चल रही है या कोई भी इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है और उस टाइम पे अगर कोई चेंज लाया जाता है तो ऑब्वियसली उस चेंज का रेजिस्टेंस होगा। देन उसके बाद है स्लो इंट्रोडक्शन, कोशिश की जानी चाहिए कि चेंज जो है वो फेज्ड मैनर में लाया जाए, ड्रास्टिक चेंज ऑर्गेनाइजेशन में एकदम से नहीं लाया जाना चाहिए, फेज्ड मैनर में अगर चेंज लाया जाएगा पीपल विल गेट अडेप्टेड टू दोज चेंजेस और वो रेजिस्ट नहीं। हम बात करते हैं emerging horizons of management in changing environment। आज का जो एनवायरनमेंट है, खासतौर पे जो बिजनेस का एनवायरनमेंट है, दैट इज वेरी डायनेमिक। तो उसमें मैनेजमेंट के हॉरिजन्स किस तरीके से नए नए हॉरिजन्स इमर्ज हो रहे हैं या मैनेजमेंट के सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बिकॉज मैनेजर जो है वो एक लिंक के तौर पे काम करता है ऑनर और वर्कर्स के बीच में, ऑनर और एम्प्लॉयज के बीच में। तो उसके सामने क्या क्या चैलेंजेस हैं फ्यूचर मैनेजर्स के सामने। सबसे पहले है कन्फ्लिक्टिंग डिमांड ऑफ वेरियस पार्टीज, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितनी भी पार्टीज हैं सबकी अपनी अपनी डिमांड्स होती हैं और कई बार दो या दो से ज्यादा पार्टीज की डिमांड कॉन्फ्लिक्ट करती हैं। जैसे कि मान लीजिए वर्कर्स चाहते हैं हमें बेटर सैलरी मिले और ऑनर्स चाहते हैं कि हमें डिविडेंड ज्यादा मिले, मतलब प्रॉफिट का शेयर ज्यादा मिले। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट करती हैं। तो मैनेजर को इनके बीच में जो है वो एक बहुत ही ब्रिज के तौर पे काम करना पड़ता है, सभी की डिमांड्स को एक लेवल तक सेटिस्फाई रखना पड़ता है। देन है इंक्रीज्ड कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ डिसीजंस, डिसीजंस की कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ गई हैं। पहले क्या होता था कि ऑनर खुद ही मैनेज करता है और खुद ही डिसीजन ले लेता था, लेकिन अभी क्या है कि डिसीजन के लिए देयर आर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एंड, और डिसीजन लेने के लिए इंफॉर्मेशन भी जो है वो बहुत ज्यादा ओवरलोडेड है। तो उनके बेसिस पे डिसीजन लेना इट हैज बिकम अ वेरी कॉम्प्लेक्स टास्क फॉर अ टुडेज मैनेजर। देन उसके बाद है रिन्यूअल ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का जो है वो रिन्यूअल हो रहा है। मैनेजमेंट का जो आउटलुक है, पहले क्या था कि मैनेजर जो है वो मैनेजर के पास ज्यादा टास्क नहीं होता था, मैनेजर को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं दी जाती थी, ओनर्स जो है वो खुद काम को हैंडल करने की कोशिश करते थे। नाउ क्या है कि मैनेजर्स जो है दे कैन मेक डिसीजंस, मैनेजमेंट को, मैनेजर्स आर अपॉइंटेड टू मेक टफ डिसीजंस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। प्रोफेशनलिज्म बढ़ता जा रहा है, मैनेजमेंट का प्रोफेशनलिज्म होता जा रहा है, प्रोफेशनलाइजेशन होता जा रहा है। तो मैनेजर जो है वो एक मैनेजमेंट जो है वो एक प्रोफेशन के तौर पर देखा जा रहा है। तो इसका जो है वो ये जो चेंजेस आ रहे हैं ये भी एक मैनेजर के लिए आज के टाइम में एक चैलेंज के तौर पर है। देन देयर इज डाइवर्सिटी इन वर्कफोर्स, जो वर्कफोर्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है बहुत ज्यादा डाइवर्स हो गई है, नॉट सिर्फ लोकल वर्कफोर्स नहीं है, डिफरेंट रेसेस, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन्स, डिफरेंट एरियाज के लोग, डिफरेंट जेंडर, मेल फीमेल, फीमेल जो है पॉपुलेशन वो भी वर्कफोर्स में बढ़ती जा रही है। सो मैनेजर को हर तरह के लोगों को हैंडल करना, डिफरेंट तरह के लोगों को हैंडल करना एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, it has become a challenge for the managers. Then there is innovations in organizational design,
ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन में जो है वो इनोवेशंस होते जा रहे हैं। पहले ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन वेरी स्मूथ फंक्शनल बेस पर होता था, फंक्शन के बेस पर परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, बट नाउ द ऑर्गेनाइजेशनल डिजाइन हैज बिकम कॉम्प्लेक्स. So that's a challenge in front of managers. इंक्रीज मोबिलिटी ऑफ प्रोफेशनल्स की मोबिलिटी बढ़ चुकी है. मतलब कि स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉयज क्विकली जो है वो एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर जाते हैं. दे आर नॉट वेरी लॉयल टुवर्ड्स द कंपनी. सो इट बिकम्स वेरी टफ टास्क फॉर अ मैनेजर की जो टैलेंट है हमारे पास हम उसको बेस्ट टैलेंट को होल्ड करके रखें, बिकॉज इतना अमाउंट जो है वो ट्रेनिंग पर स्पेंड किया जाता है. एंड इफ द और अगर हमारा जो है वो बेस्ट टैलेंट जो है वो बहुत जल्दी क्विकली जो है वो मूव कर जाता है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को काफी नुकसान है. सो दैट्स अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ टुडेज मैनेजर. देन देयर इज टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो है वो बहुत जल्दी जल्दी आते जा रहे हैं. नए मेथड्स आ जाते हैं प्रोडक्शन के, ऑटोमेटिक मशीन्स यूज की जा रही हैं. सो जो नई टेक्नोलॉजी को सीखना, उन्हें सिखाना, ऑर्गेनाइजेशन में नई टेक्नोलॉजी को लाना, ऑल दीज आर चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ manager in the changing environment. Then changing scenario of economic environment. 1991 के बाद इंडिया में जब 1991 में एलपीजी किया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, एंड आफ्टर दैट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हैज चेंज टू अ ग्रेट एक्सटेंट. तो बहुत सारे रिफॉर्म्स आते हैं, फिजिकल रिफॉर्म्स, मॉनेटरी रिफॉर्म्स, कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स. So a manager has to combat with all these changes in the economic environment. Then development of business ethics. बिजनेस एथिक्स का मतलब है कि आइडियल्स जो कि अडॉप्ट करने होते हैं लाइफ में. सो बिजनेस एथिक्स जो है, बिजनेस एथिक्स का मतलब है बिजनेस को अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फुलफिल करनी पड़ती है शेयर होल्डर के प्रति, कंज्यूमर के प्रति, सप्लायर्स के प्रति, कंज्यूमर कॉम्पिटिटर्स के प्रति. सो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो फुलफिल करना, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ मैनेजर in this dynamic environment. Then last is business गवर्नमेंट रिलेशनशिप. जो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन है वो इंक्रीज होती जा रही है लेबर और कंज्यूमर और कम्युनिटी की इंटरेस्ट को सेव करने के लिए. सो ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी बनती है, गवर्नमेंट को भी जो है वो अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट के प्रति भी बनती है. और गवर्नमेंट जो है वो कोशिश करती है कि किसी भी तरीके का पॉल्यूशन ना हो, या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रिजनेबल प्राइस पर प्रोडक्ट बेचें. इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो टाइमली इंटरवीन करती रहती है और एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए कई इंस्ट्रक्शंस देती है. तो जो ये सब चीज़ें जो है वो एक मैनेजर को अपने ऑर्गेनाइजेशन में अडॉप्ट करनी होती हैं. दैट्स अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ अ मैनेजर, बिकॉज उसे प्रॉफिट भी अर्न करना है और उसे गवर्नमेंट के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी है, और सोसाइटी के प्रति और जितनी भी पार्टीज बिजनेस से एसोसिएटेड है उनके प्रति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल करनी होती है. So all these are challenges in the front of a manager in the changing environment, in the dynamic environment, because management का जो है वो क्या हो चुका है, प्रोफेशनलाइजेशन हो चुका है. मैनेजर्स जो है, पहले ऑनर और मैनेजर्स जो है वो एक ही हुआ करते थे. जो पूंजी लगाता था वो खुद ही अपने बिजनेस को मैनेज करता था, लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का साइज बढ़ने लग गया तो प्रोफेशनलाइजेशन होने लग गया मैनेजमेंट का. ऑनर्स अलग होते हैं, खासतौर पे कंपनीज में शेयर होल्डर्स होते हैं, और मैनेजमेंट अलग होती है जिन्हें अपॉइंट किया जाता है कि कंपनी को प्रॉपरली स्मूथली चलाने के लिए. सो मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो आज के एनवायरनमेंट में, आज के जो है इस डायनेमिक और एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ चुकी हैं, और उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इट हैज़ बिकम अ टफ टास्क टू सेटिस्फाई ऑल द नीड्स ऑफ ऑल द पार्टीज एसोसिएटेड विद द business. So thank you so much.